नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं भारत की खबर। हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आज हम ये जो जंग चल रही है ईरान, अमेरिका, इजराइल सबके बीच में, बहुत सारे देश इसके अंदर जो हैं वो जुड़ चुके हैं। हम ईरान के पास कितनी ताकत है, ईरान एज अ सोसाइटी वो कहाँ खड़ी हुई है, ये हम समझना चाहते हैं। क्योंकि अभी भी इस बात को लेकर के दो धड़े हैं कि विचार हैं कि ईरान की जनता जो है वो इस निज़ाम से छुटकारा चाहती है या ज़्यादा जनता जो है वो इस निज़ाम के साथ है, मतलब आयतुल्ला के साथ थी। और तीसरी बात, ये जो स्ट्रक्चर जो ये इस्लामी रेवोल्यूशन के बाद ये जो इस्लामी शासन आया वहाँ पर इसका बना, ये स्ट्रक्चर क्या है? आयतुल्ला की मौत के बाद आपने देखा कि तुरंत चंद घंटों के अंदर एक उनके सक्सेसर जो हैं वो अपॉइंट भी कर दिए गए। बहुत से लोगों का मानना यह है कि आप केवल बम गिरा करके ईरान के इस सरकारी तंत्र को जो है तबाह नहीं कर सकते, ये कोलैप्स नहीं करेगा या कर जाएगा। ये सारी चीजें जो है आज हम प्रोफेसर साहब से समझेंगे। लेकिन मैं पहले शुरुआत में आपको बता देता हूं, जो अमेरिका ने एक बड़ा अपडेट अभी दिया है, क्योंकि उससे हमको पता चलेगा। अब ये भी पता नहीं कितने दावे सही हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि हमने ईरान के एटम बम के प्रोग्राम को पूरी तरीके से अब फाइनली बर्बाद कर दिया है। ईरान न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा था, हम अगर हमला नहीं करते तो वो एटॉमिक बम जो है वो बना लेता। वो नारे लगाते थे, मतलब ईरान नारे लगाते था डेथ टू अमेरिका। तो ये खामेनेई को गिफ्ट में हमने डेथ फ्रॉम अमेरिका दिया है। फिर आगे उन्होंने कहा कि हमने ईरान की मिसाइल्स को ख़त्म कर दिया है, हमने ईरान की नेवी ख़त्म कर दी, न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया है। और वो अब ईरान के लोगों से कह रहे हैं कि ये आपके लिए एक मौका है अपने देश को रिक्लेम करने का, कि आप पर जुल्म कर रही थी ये रिजीम, ये सत्ता, और अब आप इससे निजात पाइए। मतलब वो एक चाह रहे हैं कि हमने अपना काम कर दिया, अब ईरान की जनता अपना काम करे और वो इस शासन को उखाड़ फेंके। तो पहले हम चलिए फिर पहले यही बात कर लेते हैं सर, असलियत क्या है? बहुतायत में मेजॉरिटी ईरानियंस वो इस रिजीम के साथ हैं या इसके खिलाफ हैं? देखिए, 2 जनरेशन हुआ है जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है, और इस्लामिक रेवोल्यूशन ने उनकी जो शिक्षा पद्धति थी, उनकी जीवन शैली थी, उनके दुनिया को देखने का वर्ल्ड व्यू था, वो सारा बदल दिया है। तो अभी भी एक पेशोपश में वहाँ की जनता है कि अगर हम निकलें तो के लिए निकलें। टू स्टार्ट विथ, अगर हम निकलते हैं तो ये जो बासिज मिलिशिया है जिसने बहुत लोगों को मारा था जून के इस दिसंबर जनवरी में जो हुआ था, या जून के बाद जो भी घटनाएं हुई थी, तो अगर वो निकले तो हमारा साथ कौन देगा? क्या गारंटी है कि IRGC के लोग हमें मारने ना लगे? तो वो एक भय तो जरूर होगा, लेकिन इस निजाम से निजात पाने के लिए भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट रहा है। अगर आप 1979 के थोड़ा पहले भी जाएं, जब शाह की सरकार थी वहां, जब वो बादशाह थे, राजा थे, तो जो रेवोल्यूशन आया उसके कई कारण थे। जैसे एक तो शाह जो है अमेरिका के बहुत करीब था और बहुत पार्टियां करता था, बहुत खर्च करता था, और तेहरान को वेस्टर्न कैपिटल बनाने की चाह थी उसकी। लेकिन उससे, और ईरानी जनता बहुत गुर्बत में थी, गरीबी बहुत थी, और जो डिविडेंड उनको तेल से मिल सकता था वो नहीं मिलता था, तो एक रिजेंटमेंट तो था वहाँ। और दूसरा, आयतुल्ला खुमैनी जो थे वो एक पॉपुलर धर्म गुरु तो थे, लेकिन इतने बड़े धर्म गुरु भी नहीं थे कि वो रेवोल्यूशन ले आए और वो क्रांति लाके परिवर्तन कर दें, इस्लामिक रेवोल्यूशन ले आए। तो 1979 के पहले जो शाह का खिलाफत करते थे वो तो इस्लामिक जो उनके लीडर्स थे वो करते ही थे। सबसे बड़ा जो उनके खिलाफ जो रिबेलियन किया था, या जो अर्बन इंटेलिजेंसिया या मिडिल क्लास था, वो लेफ्टिस्टों के साथ था, ट्रेड यूनियनिस्ट के साथ था, सेकुलर के साथ था। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे जो उन्होंने परिवर्तन के लिए जो चिंगारी जलाई थी, उनकी शुरुआत उन्होंने की थी। लेकिन जाहिर है वहां के लोग जो है देख रहे थे कि इस्लामिक पद्धति से शाह अलग हो रहे हैं, विलासी है, शराब पीता है, उनकी पार्टियों में बाहर से लोग आते हैं, डांसर्स आती हैं, उनका कैंप बनता है। 1972 में एक बहुत बड़ा जलसा किया था उन्होंने, अरबों रुपए खर्च किए थे, दुनिया के जितने बड़े बड़े देश के लोग थे उन सबको उस पार्टी में बुलाया था। उसके बाद से इस्लाम के प्रति लोग की श्रद्धा बढ़ गई थी, क्योंकि जाहिर है कि उनको लगने लगा था कि ये जो कर रहा है वो इस्लामिक पद्धति के खिलाफ है और पूरी तरह से अमेरिका के इसके पीछे है, और अमेरिका हमसे पैसे लेता है। तो ईरान के लोगों ने ये इस्लामी शासन चुना जी। उसके बाद हुआ क्या, जब शाह को हटाया गया, जब वो प्रोसेस हुआ, जो पॉपुलर रिवोल्ट हुआ, उसके बाद खुमैनी साहब आए, और खुमैनी साहब जाहिर है कैरिस्मेटिक लीडर थे, करिश्माई उनका अंदाज था। जब वो आए तो
10 लाख लोग एयरपोर्ट पे खड़े थे। इमेजिन कीजिए क्या वो दृश्य रहा होगा। उनको लाया गया, बहुत बूढ़े थे उस समय भी, और जब वो आए तो उनको सबने उनका वेलकम किया कि ये परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जब वो आए, और लेकिन फिर भी मेजॉरिटी में वही इस्लामिक लोग थे, जो गरीब थे, जो गांवों में रहते थे, जिनको अपनी तरह से जीने का मौका नहीं मिल रहा था। उन्होंने उनका स्वागत किया, उन्होंने रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम के 2 ही क्वेश्चन थे जो ईरानियों से पूछा गया। पहला, क्या आप परिवर्तन चाहते हैं? दूसरा, क्या इस्लामिक स्टेट आप चाहते हैं? दोनों में टिक करना था, और नहीं चाहने का कोई ऑप्शन नहीं था। और चूंकि एक मास मूवमेंट था, लोग भी घबराए हुए थे कि अगर इस तरह से चला तो जो लेफ्टिस्ट सेकुलर ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, इंटेलिजेंस है, वो क्या करेगा। जब वो सत्ता में आए विद इन अ ईयर और 2, और उसके बाद सारा वो ड्रामा शुरू हो गया। 444 दिन का जो युद्ध, जो अमेरिकन एम्बेसी में इन्होंने लोगों को पकड़ के रखा, हाँ, वो एक बहुत बड़ा इशू हो गया। उस समय भी अमेरिका उनसे रिकंसिलिएशन करने के लिए अमेरिका आया, उनको रेस्क्यू करने के लिए। उनके 2 हेलीकॉप्टर जो है वो डेजर्ट में गिर गए। उसके चलते अमेरिका की खुद की छवि खराब। आप कह रहे हैं कि जब रिवॉल्यूशन हुआ तो वो एक पॉपुलर रेवोल्यूशन था, लेकिन उसके बाद उन्हीं लोगों ने दमन शुरू किया। दमन शुरू किया, और जितने विरोधी थे उनके सबको मौत के घाट उतारा गया। ठीक है, लेकिन अब आज जो रिजीम चल रही है, जो 1979 से आई, उसके दमन से परेशान लोग भी हैं, लेकिन उसके बेनिफिशियरी भी हैं, लोग कहते हैं बहुत सारे ईरान के अंदर। जी, बहुत बेनिफिशियरी हैं, लेकिन ज्यादातर इस समय दमन से परेशान है। आपने महसा अमीनी का वो प्रोटेस्ट देखा, वो महिला जो 2022 में, उसमें किस तरह लड़के लड़कियां सड़क पर उतरे थे। ठीक है, तो ये कहना सेफ है कि इस वक्त एक बहुत बड़ी आबादी वो परिवर्तन चाहती है। तो जो ये अमेरिका और इजराइल अपील कर रहे हैं, अगर दिसंबर जनवरी जैसी हिम्मत फिर उन लोगों ने दिखाई, तो मुमकिन है कि अंदर से एक ओवरथ्रो हो जाए इस रिजीम का। इस पॉसिबिलिटी को आप मानते हैं? देखिए, उनको कोई ये गारंटी दे दे कि ज्यादा रक्तपात अब नहीं होगा और वो सड़कों पर आ सकते हैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए, तो वो गारंटीड वो निकलेंगे। मैं बता दूं, मैं जितने लोगों से इंटरैक्ट करता हूं जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, उन सबका कहना है कि वहां की जो यूथ है वो इंटरनेट रेवोल्यूशन से पीछे रहा है, और वो एक बहुत बड़ा कारण हो गया। जेनजी को आपने देखा था नेपाल में, किस तरह वो 3 दिन ही उनको इंटरनेट नहीं मिला। तो इंटरनेट पर जो रेवोल्यूशन आया है, जिस तरह से दुनिया को वो देखते हैं, उनमें वो चाह है कि वैसे बने। और ये 40 साल तक का जो यूथ है वो परिवर्तन चाहता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनको अब वो ये कि जान का डर। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि आयतुल्लाह अली खमेनी के मारे जाने के बाद IRGC जो बसीज मिलिशिया है, ये तो और खौफनाक तरीके से दमन करेगी। मतलब अब तो वो किसी भी प्रकार का विद्रोह जो है उसको कुचलने के लिए तो उसके पास लाइसेंस है ना। जब मेरा सर्वोच्च लीडर ही मारा गया तो फिर मैं किसकी शर्म करूंगा। बिल्कुल, बसीज मलेशिया हर किलोमीटर पे नाके लगा के बंदूक लेके खड़े हैं लोग कि कोई भी सड़क से निकलेगा तो उसको हम मार देंगे, यानी प्रोटेस्ट करने निकलेगा। अगर एंटी गवर्नमेंट, सिर्फ प्रो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तेहरान में अभी हुआ था, तो वो एक भय उन पर व्याप्त था। और जैसे महसा अमीनी के बाद या अभी जो लोग 30,000 लोग मारे गए हैं, लोग बता रहे हैं, वैसी घटना देख के जाहिर है हर व्यक्ति डरा हुआ है कि सड़क पे आए, कैसा उसका। लेकिन परिवर्तन वहां के लोग चाहते हैं, और वो डिजायरेबल भी है। जाहिर है 46 साल से एक स्टाइफल किया गया है लोगों को, उनको बात कहने का मौका नहीं मिलता है। जब बोलना होता है तो वही धर्मगुरु उनके सामने आके वो उन चीज़ों को नहीं कहने देते हैं जो अदरवाइज कहते थे। तो जो रेस्टलेस जनरेशन है वहाँ का, और मैं ये भी बता दूं, ये जितने धर्मगुरुओं की आड़ में वहाँ जो प्रॉस्पेरिटी है और जो उनके नेपो किड्स हैं अगर कहें, तो वो काफी ऐशो आराम से। इनके भी नेपो किड्स हैं? बिल्कुल, क्लर्जी के, बिल्कुल क्लर्जी के नेपो किड, क्लर्जी के, आर्मी के, बसीज मिलिशिया के, ये पूरे दुनिया में ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। अमेरिका में, पेरिस में, आप पेरिस में चले जाएं, एक बहुत बड़ा तबका है। एक तो जो ईरानी रेवोल्यूशन के समय वहां चला आया था, जो शाह के समर्थक है, उनके द्वारा कुछ लोग ऐसे भी वहां पहुंच गए जो ये ब्यूरोक्रेट, मिलिट्री और उनके बच्चे थे, जो पेरिस में, लंदन में और न्यूयॉर्क में रहते हैं, जो इनके पैसे पे ऐशो आराम करते हैं। ये पब्लिक फैक्ट है। और जैसे जैसे ये रेवोल्यूशन की बात खत्म होगी, वो सारे अब एक दूसरी बात ये बताइए सर, जैसे आपने बताया कि भाई शाह के जमाने में भी लोगों को ये लगता था कि ये इस्लामी वैल्यूज से दूर जा रहा है, तो मतलब वो इनहेरेंट इस्लाम के प्रति जो धर्म के प्रति झुकाव था वो सोसाइटी के अंदर है। तो इन्होंने तो और कट्टर वर्जन दिया इस्लाम का। तो जो लोग इनसे, जो मैं अब सोसाइटी की बात कर रहा हूं,
जो लोग इस रिप्रेसिव रिजीम के खिलाफ भी हैं, लेकिन हम ये हम नहीं कह सकते ना कि वो इस्लाम से या रिप्रेसिव, शायद रिप्रेशन से दूर छुटकारा चाहते हैं लेकिन इस्लामी सोसाइटी में रहना चाहते हैं। देखिए, इस्लामिक थियोलॉजी में स्टेट और सोसाइटी में और गवर्नमेंट में फर्क नहीं होता है, इसीलिए पॉलिटिक्स का पार्ट है इस्लाम। और पॉलिटिकल इस्लाम जो है वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम फॉलो कर रहे थे, जिसमें डेमोक्रेसी, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें महिलाओं की स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें नहीं हैं उनके जो कहें फंडामेंटलिस्ट, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम का, और उसके खिलाफ भी वहां लोग हैं। लेकिन इस्लाम के प्रति श्रद्धा उनकी पूरी है, पूरे वेस्ट एशिया में। आप कहीं चले जाएं ना, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि इस्लाम को वो खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। पूरे वेस्ट, आप सऊदी अरेबिया चले जाइए, आप यूएई चले जाइए, जो भी वहां के जो आप्रवासी लोग हैं जो दुबई में रहते हैं, उनके लिए अलग नियम है। वो जैसे शराब सिगरेट पी सकते हैं, लेकिन उनके लोगों पर वो पूरी तरह से प्रतिबंध है। आपको अगर पता चलेगा कि ये बार में जा रहा है और लोकल है, तो उनको नहीं देंगे, वो नहीं सर्व करेंगे। तो वो एक दूसरे तरह की सोसाइटी वहां बनी हुई है, जो अप्रवासियों के लिए है, जो इनके लिए, वो उनके उलट है एकदम। ठीक है, अब सवाल आ गया सर कि ये जो एक नायक खुद को मान रहे हैं, वैसे तो ज्यादातर लोग कहते हैं वो उतने बड़े नायक है नहीं, जो रजा पहलवी हैं, शाह के बेटे जो हैं, जो विदेश में हैं अभी, कि और वो तो कह रहे हैं कि मेरे पास 100 दिन का प्लान भी है और मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। अभी जैसे वो अभी उतरेंगे एयरपोर्ट पर और उनकी जो है ताजपोशी जो है कर दी जाएगी। इतना आसान है उनका ईरान की सत्ता संभाल लेना? 47 साल से वो ईरान नहीं गए। ईरान मतलब पर्शियन बोलते हैं, लेकिन उनका कमांड उस पर नहीं है। और पूरी वेस्टर्न मीडिया ये कहती थी कि ये क्लाउन प्रिंस है, जोकर प्रिंस है। क्राउन नहीं, क्लाउन प्रिंस, एग्जैक्टली। अच्छा। और जब ये 27-28 दिसंबर को जब स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो फ्लोरिडा में सन टैनिंग कर रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि उनका वहां के लोगों से जुड़ाव नहीं है। इजराइल ने उनको खड़ा किया है। लोग तो ये भी कहते हैं कि इजराइल उनको पैसे भी देता है कि एज एन ऑल्टरनेटिव वहां वो आ सकें, और वो उन्हीं की भाषा। ट्रंप साहब ने उनको कभी एंडोर्स नहीं किया है। ट्रंप ने अभी तक हाँ, नहीं किया। तो वो जानते हैं कि ये इनको एंडोर्स कर देंगे तो वहां की स्थिति और भयावह हो सकती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो, लेकिन अंदर के लोग ही रिजीम का सत्ता संभालें और प्रो अमेरिका हो जाएं, थोड़ा ओपन हो जाए, फ्रीडम हो जाए। आप वेनेजुएला का एग्जांपल ही ले लीजिए ना। वेनेजुएला में उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को वहां प्रेसिडेंट बना दिया, या बन गई वो। और जो मारिया कोरिना मचाडो हैं, जिनको नोबेल प्राइज मिला, जो ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज, उनको नहीं मिला कुछ। उनको कुछ नहीं मिला। हम समझ रहे थे, या दुनिया समझ रही थी कि इन्हीं को मिलेगा। तो वहां ऐसी चीज वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लेकिन वहां तो सर, लेकिन वेनेजुएला में जो उपराष्ट्रपति हैं वो तो चले, वो तो ट्रंप की बात मानने लग गई हैं। ये थोड़ी मानेंगे आईआरजीसी वाले या इनकी जगह जो भी कोई आता है। और देखिए, आईआरजीसी सिर्फ कोर नहीं है या लड़ाई करने वाले सोल्जर्स ही नहीं है। इनके इकोनॉमिक जितने रोड कंस्ट्रक्शन होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है, पाइपलाइन बनती हैं, ऑयल रिफाइनरी है, सब इनके कंट्रोल में। उनको पैसा वहां से आता है, उस पर अपने आप को संपोषित करते हैं। ये एलीट हैं, पूरा ईरानियन इकोनॉमी को वो कंट्रोल करते हैं, सिर्फ आयतुल्लाह खामनेई या धर्म गुरुओं के नाम पर ही। तो इनके बहुत वेल एंट्रेंस्ड इंटरेस्ट हैं जो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। ये डील कर सकते हैं, इसका मतलब इनके, देखिए, जिस तरह से इजराइल ने या मोसाद ने भेद दिया था इनकी पूरी इंटेलिजेंस को, कौन कहां जा रहा है, कौन कहां उठता है, कौन किस बिल्डिंग में है, उसमें आईआरजीसी में भी भेद किया होगा, अवश्य है। क्योंकि कैसे पता चला खामेनेई इस समय यहाँ है? अंदर से खबर या जो इस्माइल हानिया को मारा गया था, इसी कमरे के इसी गेस्ट हाउस में वो मरा है, वहां मिसाइल मारो। आपने वो थ्योरी नहीं सुनी अभी कि एक थ्योरी ये चल रही है कि इनके दांत डेंटल इम्प्लांट हुए हैं, या कुछ डेंटिस्ट ने कुछ काम किया था खामेनेई साहब के ऊपर, और उसमें कुछ चिप डाल दी गई है जिससे लोकेशन ट्रैक होगी। आप इससे वो नहीं कर सकते कि ये नामुमकिन है? ये नामुमकिन है। इजराइल कुछ भी कर सकता है। अगर वॉकी टॉकी में वो टाइमर बॉम्ब लगा सकता है, तो ये सारी चीजें भी कर सकता है। और वो कहां तक गए हैं किसी को नहीं पता है। और जिस तरह के इंटेलिजेंस आप उनके देखते हैं, एकदम सटीक, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये बॉम्ब किया वो किस लिए किया और कहां से पता चला। उस मूवमेंट को आप समझिए ना, कि पिछले बार भी जब अटैक किया था, इनके कई सारे लोगों को जब मारा था, जून में जो 12 दिनों का हुआ था पिछले साल, उसमें भी यही क्लॉकवर्क प्रिसीजन से उन्होंने अटैक किया था, हसन नसरल्लाह को मारा। तो जो इंटेलिजेंस है वो वहां भेद कर चुकी है। लेकिन वही है, मैं बार बार ये कहता हूं, जब तक कोई इनको एश्योर नहीं कर दे कि अमेरिका या कोई ऐसा देश
बूट्स ऑन द ग्राउंड ले जाएगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा, तब तक वो वहां तो अमेरिका परिवार नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। मागा मूवमेंट जिसमें आए हैं वो कभी नहीं करेगा। नहीं, मैं ये आपसे पूछ रहा था कि क्या यही रिजीम सॉफ्ट हो जाए, ये डील कर ले अमेरिका से, वेनेजुएला मॉडल, क्या ये पॉसिबिलिटी है? लेकिन लोग कहते हैं कि ईरानियन कल्चर में या खासकर इस रिजीम के कल्चर में ये जो शहादत का कॉन्सेप्ट है, जैसे आयतुल्लाह के मारे जाने से पहले, मारे जाने के बाद लोगों ने बताना शुरू किया, उनके राष्ट्रपति ने बताया कि ये तो खुल के कहते थे कि मेरी तो ड्रीम है, सपना है कि मेरी शहादत हो, और उन्होंने शहादत जो है उसको स्वीकार किया है। तो वो जो आदमी शहादत के ख्वाब देखता हो वो कैसे सरेंडर या डील करेगा? बिल्कुल, शिया इस्लाम में शहादत की परंपरा रही है। आपने इमाम हुसैन के मुहर्रम के इसमें भी देखते हैं कि वो मोर्निंग करते हैं और वो मरने मारने में ज़्यादा विश्वास करते हैं और ख़ासकर अपनी शहादत के लिए ज़्यादा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि अगर वो भगवान को वो ऑफर कर रहे हैं अपने आप को तो उससे अच्छा कोई और चीज़ नहीं होगा। और मैंने आपके एक शो में पहले भी कहा था कि खामनेई साहब 12-13 साल के खुमैनी साहब 12-13 साल के लड़कों को एक चाबी देते थे कि जाओ तुम बंदूक लेके इसको मारो और जब मरोगे तो ये जन्नत की चाबी है, उसका दरवाजा इससे खुलेगा। तो वो शहादत की परंपरा उसमें है। लेकिन नॉट विथस्टैंडिंग वहाँ के लोग भी शांति चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन आईआरजीसी जिस तरह से वेल एंट्रेंच है और किसी को पता नहीं ना कि इजराइल और अमेरिका का किस हद तक उनका समर्थन करेगा, तो वो जो भय है वो अभी तक उन लोगों में व्याप्त है। लेकिन 12-13 दिनों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कहां खड़ा है, कितना इनका स्ट्रांग पोजीशन है, आईआरजीसी ने कितने मिसाइल जो भेजे हैं उसमें कितने और बच रहे हैं। मैं 2 देशों का और उदाहरण देता हूं आपको, क्या वैसा ईरान है या उससे विपरीत है? सद्दाम हुसैन मारा गया तो ईरान कब्जे में आ गया, जब सद्दाम जब छोड़ के भाग गया अपना पैलेस। सीरिया में बशर अल असद भाग गया तो सत्ता का परिवर्तन हो गया। लेकिन आयतुल्लाह के मारे जाने के बाद सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए, मैं 2 चीज़ें बताऊं। सद्दाम हुसैन को जब हटाया गया था तो अमेरिका ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स की। सद्दाम हुसैन खुद सुन्नी थे, मेजॉरिटी जो इराक में है वो शियाज हैं, तो उन्होंने वहाँ विभेद किया था। उनको जो मुक्तदा अल सदर थे, जो सबसे बड़े उनके धर्मगुरु थे वहाँ के, जिनकी भी श्रद्धा आयतुल्लाह खamenei के है या उनके धर्मगुरुओं पे है, उनको वो खड़ा कर रहे थे कि ये अगला यहाँ का रूलर बनेगा। और शिया सुन्नी डिवाइड कंप्लीट हो गई थी, उसमें इराक बट गया था। और जो सद्दाम हुसैन के जो पुराने साथी थे, जो कॉमरेड थे, और सद्दाम हुसैन खुद बड़े सेकुलर थे, तो उन्होंने शिया सुन्नी कुर्दों को काफ़ी हद तक सुरक्षा दी थी। ऐसा नहीं था कि वो और वो सोशलिस्ट बाथ पार्टी के थे, जिस पार्टी के सीरिया के भी हैं, तो उस हिसाब से उनका प्राइमरी रिलायंस इस्लाम पे नहीं था। यहाँ प्राइमरी रिलायंस इस्लाम पे। ईरान इराक नहीं है, ईरान इराक नहीं है, ईरान सीरिया नहीं है, सीरिया भी नहीं है कि आपने टॉप पर डिकैपिटेशन कर दिया तो सब नीचे जो है क्रम्बल कर जाएगा, ऐसा यहाँ नहीं होने वाला। तो वो क्या परिस्थिति होगी कि जिसके अंदर ये रिजीम कोलैप्स करे? देखिए, ये रिजीम तभी कोलैप्स करेगी जब आईआरजीसी ये समझ लेगी कि अब उनके पास सारे मिसाइल खत्म हो गए हैं, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे और इमिनेंट है कि किसी समय इजराइल अमेरिका उनके कंट्री में घुस जाए, तभी वो कोलैप्स करेगी, तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। 91 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सारे कम्युनिस्ट नेता थे वहाँ, रातों रात वो नेशनलिस्ट बन गए और रातों रात वो रूलर जो है रूल बदल गए और वो सोशलिज्म को कंडेम करने लगे, कम्युनिज्म। कुछ यहाँ वैसा ही होगा अगर उनको एश्योरेंस मिल जाए कि सड़क पर लोग आ गए हैं, हमारे साथ हैं, दुनिया हमारे पीछे खड़ी है, तब वो जरूर होगा। अब देखिए ये सूरत कब बनती है या बनती भी है कि नहीं है। अभी तो 3 रोज हुए हैं इस जंग को चलते और अभी तो ईरान भी कुछ दमखम जो है वो दिखा ही रहा है। अब उसके पास कितनी मिसाइलें बची हैं, कितना वो जवाब दे पाएगा, आने वाले शायद 2-4 दिन में हमें इसका एक कुछ शायद पुख्ता जवाब मिल पाए। प्रोफेसर अमिताभ, बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, आपने समय दिया। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।